हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का पहला चैप्टर राज्य प्रशासन का विकास एवं महत्व से शुरुआत करेंगे। इसमें शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि राज्य किसको कहते हैं या राज्य क्या है। आप सब एक भाषा का प्रयोग करते हैं कि इस राज्य में ऐसा होता है, इस राज्य में वैसा होता है, पर राज्य एक्चुअली होता क्या है। राज्य संघीय शासन व्यवस्था वाला देशों में केंद्र तथा राज्य के मध्य आपसी सौहार्द और समन्वय और सामंजस्य का होना प्राथमिक आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल जो भौगोलिक भूभाग है, वहाँ पर राज्य प्रशासन का सुदृढ़ और क्रियाशील होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा हम एक राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित कर पाते हैं। सामान्यतः किसी देश को राज्य कहा जाता है, लेकिन यह मान्यता राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार सही नहीं है। राज्य की कई परिभाषाएं उपलब्ध हैं, पर उनमें से बहुत कम परिभाषाएं ऐसी हैं जो राज्य के शब्द के और उसके अर्थ को और उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर पाती हैं। सबसे अत्यधिक परिभाषा जिसकी प्रयोग करते हैं वो है गार्नर। गार्नर के ने राज्य की परिभाषा के लिए बोला है कि राज्य थोड़े अथवा बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हैं, जो बाहरी शक्ति के नियंत्रण से अंशतः या पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान होती है जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का बहुमत स्वाभाविक रूप से करता है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है शासन तथा सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो सबसे पहले हम समझेंगे जनसंख्या। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 प्रमुख अंग स्वामी, अमात्य, कोष, दंड, दुर्ग, जनपद और मित्र वर्णित किए गए हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी अपनी एक सभ्यता और संस्कृति होती है, जिनकी स्वयं की सरकार है और जो दूसरों के नियंत्रण से मुक्त हैं, वही कौटिल्य की नज़र में राज्य हैं। संगठन, आकार, संप्रभुता, प्रकृति और उद्भव इसे समाज से पृथक करते हैं। इसी प्रकार राज्य को सरकार का पर्याय समझना गलत है। यह तो एक स्थायी विचार है, जबकि सरकार या शासन तो बदलता रहता है। यदि संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य एक बहुत ही सूक्ष्म और गहन और उद्देश्यपरक होता है। भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य का तात्पर्य भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों से लगाया जाता है। सारांश में राज्य का तात्पर्य सरकार और इसके अधिकारियों और सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्राधिकारियों अर्थात जिन्हें नियम और कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है से होता है। अब आता है राज्य प्रशासन का क्या तात्पर्य है। राज्य शब्द का तात्पर्य एक स्वतंत्र, संप्रभु, मान्यता प्राप्त और निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या और उसके शासन से होता है। किंतु इस विषय में या इस पुस्तक में राज्य का आशय
भारत संघ के प्रांतों से है। प्रशासन शब्द का प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं जिसका अर्थ है कार्य करवाना या कार्य की संपादन की व्यवस्था करना। इस प्रकार राज्य प्रशासन से तात्पर्य किसी प्रांत की प्रशासनिक संरचना और उसकी व्यवस्था करना। तो राज्य प्रशासन का कार्य मुख्यतः संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों में नीति और विधि को बनाना है और ऐसी नीति और विधि बनाना है जो लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए क्रियान्वित होती है या करती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि राज्य भारत में राज्य प्रशासन का तात्पर्य प्रांतीय सरकार से है। यह एक समग्र लोक प्रशासन का विशिष्ट स्वरूप है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने कार्यक्षेत्र में अधिकांशतः स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं, परंतु सबकी मूलभूत कार्यप्रणाली एक जैसी होती है। राज्य प्रशासन से तात्पर्य एक विशिष्ट भूभाग और पृथक शासन व्यवस्था वाले उस क्षेत्रीय प्रशासन से है जो अपने कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है। राज्य प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली अपनाने वाले देशों में ही पाई जाती है, जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि। जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और नेपाल जैसे छोटे देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसके बाद आता है भारत में राज्य प्रशासन का विकास। भारत में राज्य प्रशासन के विकास को हम जो आज वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं था, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। भारत में राज्य प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश शासन के उन प्रांतों से शुरू हुआ था जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे या उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। राजस्थान सहित कुछ अन्य प्रांतों में भी राज्य प्रशासन की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई है। इसे हम कई हेडिंग्स में देख सकते हैं। जैसे पहला है प्राचीन और मध्यकालीन विकास। प्राचीन और मध्यकालीन के राज्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं थी, जैसे ये आज के समान अधिकार संपन्न और सुसंगठित नहीं था। केंद्रीय सत्ता के आदेशों को क्रियान्वित करना इसका प्रमुख कार्य था। राज्य प्रशासन के पास पृथक सत्ता या कर्मचारी तंत्र नहीं होता था। राज्य प्रशासन एक स्थायी संरचना न होकर केवल आवश्यकता के समय ही गठित होता था। राजकीय कार्यों को संचालित करने के लिए एक समिति और एक सभा होती थी। ग्रामीण जनता केंद्रीय प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करने में राज्य प्रशासन आवश्यक था। फिर आता है ब्रिटिश काल का प्रशासन। ब्रिटिश काल के प्रशासन में उस समय भारत में लगभग 400 देशी रियासतें अपना अपना राजकार्य करती थी और अपना कार्य संचालन करने में स्वतंत्र थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था, परंतु धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में भी अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए थे। इन नगरों में कंपनी का प्रशासन एक प्रेसिडेंट और उसकी परिषद के द्वारा किया जाता था, इसलिए ये प्रेसिडेंसियाँ कहलाती थी। यही प्रेसिडेंसियाँ भारत के आधुनिक राज्य प्रशासन की नींव थी। ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन का विकास निम्न चरणों में हुआ था। पहला, 1726 के चार्टर के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कंपनी को राजस्व एकत्र करने और दीवानी न्याय कार्य करने का वैधानिक स्तर प्राप्त हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया।
प्रांतों का शासन गवर्नर और चीफ कमिश्नर जिलों में स्थित कलेक्टरों के माध्यम से संचालित होता रहा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको हम माल्य मिंटो सुधार भी कहते हैं, के द्वारा विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी गई और पहली बार हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू हुई। इसमें विधानसभा के सदस्यों को बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था, परंतु ये बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत की गई और विषयों को रक्षित और हस्तांतरित 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। 1935 के माध्यम से शासन और प्रशासन को अधिक व्यवहारिक बना दिया गया और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों को रखा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत एक स्वतंत्र देश हो गया और भारत के समस्त प्रांत और रियासतें भी अपने भविष्य और शासन के लिए स्वतंत्र हो गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करने का कार्य किया गया, जो कि एक बहुत ही दुष्कर कार्य था और जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव करके दिखाया था। प्रारंभ में स्वतंत्र भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। श्रेणी क, ख, ग और घ। श्रेणी क में वे राज्य थे जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रह चुके थे, जैसे बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश आदि। इन राज्यों में 216 देशी रियासतें सम्मिलित की गई थी। दूसरा था श्रेणी ख, जिसमें देशी रियासतें थीं जो प्रत्यक्षतः ब्रिटिश भारत में सम्मिलित नहीं थी और 275 देशी रियासतों को मिलाकर कुछ प्रांतों का निर्माण किया गया था। इसी तरह राजस्थान, मध्य भारत, हैदराबाद, मैसूर आदि राज्य उभर कर सामने आए। श्रेणी ग, जिसमें केंद्र प्रशासित प्रदेशों को श्रेणी ग और घ में रखा गया। ग में बड़ी रियासतें जैसे अजमेर, भोपाल आदि को सम्मिलित किया गया और श्रेणी घ में केंद्र शासित और छोटे प्रदेश दिल्ली, अंडमान निकोबार को सम्मिलित किया गया। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे कि इन राज्यों का पुनर्गठन, इस पर विशेष रूप से राजस्थान राज्य का पुनर्गठन कैसे किया गया था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।